A very warm welcome you all. I am Dr. ज्योतिर्मय साहू, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट चैप्टर, वी कैन से सॉइल टैक्सोनॉमी। ये केवल एक क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, ये मॉडर्न सॉइल साइंस की फाउंडेशन है, इसकी फंडामेंटल लैंग्वेज है। यानी मिट्टी को क्लासिफाई करने की एक साइंटिफिक और स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। हम सॉइल टैक्सोनॉमी चैप्टर में मॉडर्न सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, मेजरेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक एपिपेडन, एंडोपेडन, सॉइल मॉइस्चर रिजिम, सॉइल टेम्परेचर रिजिम जैसे टॉपिक्स के बारे में और सॉइल ऑर्डर जैसे टॉपिक्स के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो अगर क्वेश्चन मन में यह आ रहा है कि सॉइल भी क्या क्लासिफाई होती है, बिल्कुल। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, किंगडम, फाइलम, स्पेसीज, वैसे ही सॉइल्स को भी क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उनके प्रॉपर्टीज और उसे समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा हिस्ट्री से। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि रशियन साइंटिस्ट डॉक्यूचेव 1900 के आसपास जेनेटिक क्लासिफिकेशन दी थी। उन्होंने सॉइल को एक नेचुरल बॉडी बताया था जो कि क्लाइमेट, वेजिटेशन और टाइम जैसे सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर के इन्फ्लुएंस से बनती है। उन्होंने उसको सॉइल को 3 कैटेगरी में दी थी। एक नॉर्मल सॉइल जो कि क्लाइमेट और वेजिटेशन की इन्फ्लुएंस से होती है, ट्रांजिशनल और इंट्राजोनल सॉइल जो कि लोकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है, अबनॉर्मल और आइजोनल जहां टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर है। सो ये सब काम को देखते हुए उन्होंने फर्स्ट सॉइल की साइंटिफिक स्टडी ऑल्सो शुरू की थी। तो उस वजह से उनको फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है और भी हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी भी कहते हैं। तो उसी हिसाब से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे, हम कह सकते हैं CF मार्बट के थे। उन्होंने क्या किए, 1927 में अमेरिकन सिस्टम में रशियन प्रिंसिपल को इंक्लूड किए। उन्होंने मॉर्फोलॉजी और जेनेसिस दोनों को ही फोकस किया। जैसे डॉक्यूचेव पहले जेनेसिस पर ही फोकस करते थे, ये मॉर्फोलॉजी के साथ साथ जेनेसिस दोनों को फोकस किए और एक कॉन्सेप्ट दिए जो कि ग्रेट सॉइल ग्रुप के नाम से जाना गया। तो इनका कॉन्सेप्ट जो था मेनली मॉर्फोजेनेटिक कॉन्सेप्ट था। तो सॉइल्स को इन्होंने डिवाइड किया था 2 कैटेगरी में, एक थे पेडाल्फर्स और एक थे पेडोकाल्स। पेडाल्फर्स होते थे जो कि आयरन एल्यूमिनियम रिच होते थे, हाई रेनफॉल एरिया में बनते थे। पेडोकाल्स होते थे जो कि लो रेनफॉल एरिया में बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिच होते थे। इसी क्रम में और इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1938 में बाल्डविन, केलॉग एंड थ्रॉप ने कुछ इंप्रूवमेंट लाए थे। उन्होंने जेनेटिक अप्रोच दिया था। उन्होंने 3 कैटेगरी सिस्टम में डिवाइड किया था सॉइल को, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप ऐसे लेवल पे वो डिवाइड किए थे। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फैमिली, जो कि लेटर हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा अभी। तो हम और भी बहुत सारे साइंटिस्ट अपना दिए थे कॉन्सेप्ट, लेकिन ये तीनों का मेजर कंट्रीब्यूशन है तो मैं यहाँ पे नोट किया हूं। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी आते हैं लिमिटेशंस ऑफ जेनेटिक अप्रोच। तो ये सब जो अप्रोच अभी बाल्डविन, केलॉग ये सब दिए थे, इनमें क्या लिमिटेशंस थे? सबसे बड़ी, ये सिस्टम ज्यादा जेनेटिक इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड था, ना कि मेजरेबल सॉइल प्रॉपर्टीज। मेजरेबल सॉइल प्रॉपर्टीज लाइक टेक्सचर, पीएच, ये सब पे ध्यान नहीं दे रहा था, मेनली जेनेटिक इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दे रहा था। सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी। और एक देखा जाए, ये मेनली वर्जिन सॉइल के लिए बना था। वर्जिन सॉइल मतलब आप कह सकते हो बेयर सॉइल, जहां पे क्रॉप हम नहीं ग्रो कर रहे, जबकि हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम कल्टीवेशन सॉइल में भी बहुत, कल्टीवेशन सॉइल में ही यूज होगा। इस वजह से और ये सब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे, इनमें स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत मुश्किल था और लोग अलग अलग लैंग्वेज पे अपने रीजन के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन सिस्टम बना रहे थे। तो हम ये सब को देखते हुए अभी नीड कर रहे थे कि हमें क्वांटिटेटिव, ऑब्जेक्टिव और रिप्रोड्यूसिबल सिस्टम की जरूरत थी। सो हम लोग उस समय बहुत सारे देश अपने हिसाब से सिस्टम डेवलप कर रहे थे, लेकिन सबसे जो कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम हमें लगा उस समय, सॉइल टैक्सोनॉमी फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जो डेवलप किया, वो अभी उसको हम लोग अडेप्ट करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सॉइल टैक्सोनॉमी? तो आप बहुत सारे देश
अपने हिसाब से डेवलप कर रहे थे, लेकिन हमारा देश जो यूएसडीए सॉइल सिस्टम का सॉइल टैक्सोनॉमी को अडॉप्ट किए थे। ओके, तो अभी सॉइल टैक्सोनॉमी पे आ गए हैं। यहां देख सकते हैं सॉइल टैक्सोनॉमी डेवलप्ड बाय गाय डी स्मिथ। ये एक्चुअली बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये लीड कर रहे थे उस ग्रुप को। ये क्या किए, इसका डेवलपमेंट हुआ था तो अप्रोक्सीमेशंस हम कह सकते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया 1953 में और सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन आया 1965 में। अप्रोक्सीमेशन अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एडिशन है। जैसे बुक पब्लिश हुआ फर्स्ट में 1953 में, उसमें बहुत सारे एडिशंस किए गए। 1965 में जो सेवेंथ एडिशन हुआ था और अप्रोक्सीमेशन हुआ था, वहां पे सॉइल टैक्सोनॉमी की बुक पब्लिश हुई। ओके, और इंडिया इसका हिस्सा बना 1969 में। मैं यहां लिखना भूल गया हूं, ये आप याद रखो ना, इंडिया इसका हिस्सा बना था 1969 में। मतलब हम अगर क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? एग्जैक्टली वर्ल्ड में ज्यादातर देश यही सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये क्यों, फिर हम लोग ये क्यों फॉलो किए? अब डिफरेंट प्रॉपर्टी देख सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत है कि ये मेजरेबल सॉइल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे, ना कि अजम्पशंस पर। ओके, और ये सिस्टम जितने भी नेमिंग थे सबको ग्रीक और लैटिन टर्म्स यूज करता था, और एक नई कैटेगरी ऐड की गई जो कि है सब ग्रुप। ओके, नाउ हम लोग आते हैं कैटेगरी पे। अभी सॉइल टैक्सोनॉमी क्या है हम ब्रॉडली जान लिए, इसकी कैटेगरी देखते हैं। सॉइल टैक्सोनॉमी में हम देख सकते हैं 6 कैटेगरीज होते हैं। सबसे ऊपर वाले होते हैं ऑर्डर, फिर उसके नीचे सब ऑर्डर, ग्रेड ग्रुप, सब ग्रुप, फैमिली, सीरीज। आपको ये जो ऑर्डर है, जो ये ऑर्डर से लेके सब सीरीज तक, इसको याद रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में फैमिली लिख दिए, सब ऑर्डर को लास्ट में ले आए, इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर परीक्षा में पूछता है कि कितने कैटेगरी है सॉइल टैक्सोनॉमी में, आपको ऐसे ऑर्डर लिखना होगा। ठीक है, तो ऑर्डर सबसे पहले देखा जाए तो 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं। हम उनको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला लिखे हैं जो कि आभागामी हाउस है। अभी देखेंगे आभागामी हाउस में जो 12 ऑर्डर्स हैं सबके बारे में हम इंडिविजुअली आज देखेंगे, और इनकी डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया कैसा है। हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेजर डायग्नोस्टिक होराइजन से ऑर्डर को क्लासिफाई करेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेजर डायग्नोस्टिक होराइजन। अभी देखेंगे कैसे डायग्नोस्टिक होराइजन को हम मेजर करेंगे। ओके, फिर आते हैं सब ऑर्डर जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास है। ये कैसे क्लासिफाई किया जाता है? मेनली एम्फासिस दिया जाता है जेनेटिक होमोजेनिटी, वेटनेस, क्लाइमेट, मॉइस्चरिज्म। यहां मुख्य अंतर हम देख सकते हैं मॉइस्चरिज्म से पता चलता है। ओके, एक तो बात अभी ऑर्डर में हम कर रहे थे डायग्नोस्टिक होराइजन की, ये फिर आ गया मॉइस्चरिज्म, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे अभी। फिर आते हैं ग्रेड ग्रुप में। ये भी क्या करता है, ये डायग्नोस्टिक होराइजन और डायग्नोस्टिक लेयर, इनके जोर पर डिवाइड करता है सॉइल को। ओके, तो ये सब हम डिस्कशन करेंगे अभी। सब ग्रुप पे देख सकते हैं कि ये एक्चुअली एक टिपिक वर्ड यूज होता है, जो कि आपका मुख्य कॉन्सेप्ट ग्रेड ग्रुप को अगर और सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड ग्रुप को परिभाषित करेगा तो हम यूज करेंगे टिपिक टाइप का वर्ड। अगर वो अन्य कोई सब ग्रुप होगा तो हम इंटीग्रेट वर्ड यूज करेंगे। ओके, देन फैमिली पे आते हैं। ये एक्चुअली प्लांट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जो कैटेगरीज थे इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लांट ग्रोथ के लिए, जैसे कि टेक्सचर, मिनरोलॉजिकल क्लास, टेम्परेचर, जो भी सॉइल प्रॉपर्टीज है उस आधार पर हम ये कैटेगरी देंगे सॉइल को। ओके, फिर सीरीज होता है सबसे लोएस्ट वाला, और हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, जहां सॉइल को कलर, टेक्सचर, पेच ऐसे प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, और हम लोकल देख सकते हैं, लोकल नेम को भी यूज करते हैं सॉइल सीरीज की नेमिंग करने के लिए। ओके, अभी हम डिटेल में ऑर्डर में पहले देखते हैं। एक एग्जाम्पल पहले दिखाता हूं आपको कैसे नेमिंग किया जाता है। देखो, ऐसे मॉली सॉइल का मैं एग्जाम्पल लिया हूं। ऑर्डर 12 है, उनमें से मैं एक मॉली सॉइल का एग्जाम्पल लिया हूं। मॉली सॉइल मेनली जो घास के मैदान होते हैं, जहां पे मतलब ग्रास की ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वहां मिलता है। ओके, तो मॉली सॉइल में देख सकते हैं ऑर्डर है मॉली सॉइल। ये फॉर्मेटिव एलिमेंट OLL दिया गया है। फिर आते हैं सब ऑर्डर पे। इसके सब ऑर्डर में बहुत सारे देख सकते हैं, हम चूज किए हैं। अगर ज्यादा वेटनेस है हम उसको एक्यूलॉल कहेंगे।
ओके, इससे वेटनेस से हमें मॉइस्चर रिजिम का पता चलता है। हम कह रहे थे मॉइस्चर रिजिम के हिसाब से सब ऑर्डर की क्लासिफिकेशन होती है। ओके, फिर ग्रेड ग्रुप हम कह रहे थे कि डायग्नोस्टिक हॉराइजन होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। यहां देखो आर्जिलिक क्ले एक्यूमुलेशन सब सरफेस हॉराइजन की वजह से हम आरजी एक्यूलल्स के हिसाब से इसको डिवाइड किए हैं ग्रेड ग्रुप से। ओके, फिर सब ग्रुप में आते हैं। सब ग्रुप सेंट्रल कॉन्सेप्ट को परिभाषित कर रहा है, यस, इसलिए हम लोग टिपिक वर्ड लगा दिए। ओके, फिर फैमिली में आते हैं। फैमिली में इतना बड़ा नाम दिया गया है, फाइन, लोमी, मिक्स्ड, मैजिक, टेम्परेचर रिजिम, ये सब दिए हैं। तो इसका मतलब है कि जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, हम देख सकते हैं टेक्सचर में आता है फाइन, लोमी, मिनरलोजी में मिक्स्ड मिनरलोजी, टेम्परेचर में देख सकते हैं एक्टिव, मैजिक टेम्परेचर। ओके, सीरीज में देखो हम लोकल नेम दिए हैं, कॉर्डोवा, कोकोमो, वेस्टलैंड, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये वाला चूज किए हैं। ओके, तो ये फाइनल हम अगर इसमें से टेकआउट लेना चाहते हैं, हम देख सकते हैं कि एक ही सॉइल नेम से हम पूरी मिट्टी की कहानी बता सकते हैं। ये है कि नहीं बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एक जैसे हम आप लोगों का नाम होता है सॉइल की वैसे ही नाम नेमिंग किया जाता है। एक ही नेम से हम पूरी इसकी हिस्ट्री कह सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। ये मेनली 2 बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, जैसे कि हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। मेनली 2 बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं? एक होते हैं डायग्नोस्टिक हॉराइजन, एक होते हैं आपके मॉइस्चर और टेम्परेचर रिजिम्स। ओके, हॉराइजन में भी 2 टाइप के होते हैं, एपिपेडन और एंडोपेडन। टोटली यूएसडीएस ऑयल क्लासिफिकेशन सिस्टम में 9 एपिपेडन होते हैं। ओके, ये सरफेस हॉराइजन होते हैं जो ऊपरी परत में मिलते हैं, और ये मेनली इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? फर्टिलिटी और प्लांट ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, एंडोपेडन्स जो कि सब सरफेस जस्ट ऊपरी परत से जस्ट नीचे वाले पोर्शन को सब सरफेस हॉराइजन कहा जाता है। ये लगभग 19 के करीब हैं। ये मेनली सॉइल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि एपिपेडन अपर की लेयरिंग होती है और एंडोपेडन नीचे वाली, एग्जैक्टली ये हॉराइजन्स क्लासिफिकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ओके, सबके बारे में हम अभी 4 बिल्डिंग ब्लॉक देखे हम सब कैटेगरी के वाइज, तो चारों के बारे में एक के बाद एक अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर थे एपिपेडन। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। अगर हम लोग एपिपेडन और एंडोपेडन को पिक्चर में भी देख सकते हैं, कैसे अपर सरफेस हॉराइजन को हम एपिपेडन कह रहे हैं और उसके नीचे वाले जस्ट सब सरफेस हॉराइजन को हम एंडोपेडन कह रहे हैं। ओके, ये होते हैं डायग्नोस्टिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी एपिपेडन के बारे में इंडिविजुअली चर्चा करते हैं। ओके, एपिपेडन के भी 9 एपिपेडन को हम लोग यूज के वाइज अपने डिवाइड किए हैं। मैं पहले 2 एपिपेडन को एंथ्रोपोजेनिक ग्रुप में डिवाइड किया हूं, मतलब ये मेनली मानव निर्मित है, ज्यादातर ह्यूमन इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। ओके, फर्स्ट वन देखे एंथ्रोपिकस, जो कि ह्यूमन बीइंग, इसका ग्रीक वर्ड एंथ्रोपिकस का मतलब ह्यूमन बीइंग है। ये एक मैन मेड लेयर है जो लंबे समय तक खेती और हेवी मैन्योरिंग से बनी है। ये इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखा जाए तो ये एक मौलिक एपिपेडन जैसा दिखता है। अभी देखेंगे मौलिक एपिपेडन क्या है, लेकिन इसमें साइट्रिक सोल्यूबल फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है। ओके, इन्वायरमेंट कौन सी होती है? ये मेनली जो आपकी धान ग्रो करने वाली, चावल ग्रो करने वाली एरिया होती है, पैडी एरिया, वो खेतों में ज्यादातर ये एंथ्रोपिक टाइप एपिपेडन दिखता है। एपिपेडन मतलब हमेशा याद रखिएगा ऊपरी परत, सरफेस हॉराइजन। ओके, फिर आते हैं प्लागेन एपिपेडन। ये एक्चुअली एक्सेप्शनली थिक हॉराइजन है, जो कि मानव निर्मित तो है ही, लेकिन थिक है बहुत, मोर देन 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आपको ईट, मिट्टी, इनके बर्तन ऐसे सब मिलेंगे, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं हम इंग्लिश में उसको। ये सब चीजें मिलेंगे, वहां की सॉइल जो डेवलप होगी इसको प्लागेन कहा जाएगा। ये एक्चुअली इंडिया में डेवलप नहीं होता है, इसलिए आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन आप पिक्चर से देख सकते हैं। जो टॉर्प ग्रास, जहां गोल्फ खेलते हैं, वो बहुत दिन तक टॉर्प ग्रास रहने पर उसके जो ऊपरी परत, जस्ट ग्रास के नीचे जो परत वाला लेयरिंग बनता है, उसी को प्लागेन एपिपेडन कहते हैं। ओके, आप लोग आइडिया लगा पा रहे होंगे। ये मेनली यूरोपियन रीजन में दिखता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनिक रिच एपिपेडन्स के बारे में।
ओके, ऑर्गेनिक रिच मतलब कार्बनिक पदार्थ से भरपूर रहते हैं ये वाले लेयर्स। ओके, इनमें भी हम लोग 5 एपिपेडन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे 2 एपिपेडन दिया हूं, वो ये दोनों हैं ऑर्गेनिक रिच, बट यहाँ पे वाटर से कैसे डिफरेंशिएट क्रिएट होता है अभी हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट वन फॉलिस्टिक, फॉलिया मीन्स लीफ, तो लीफ से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत लीफ की जमा होती है, तो ये ऑर्गेनिक सरफेस होराइजन डेवलप होते हैं। और ये मुख्य बात है कि ये फ्रीली ड्रेन्ड होते हैं, यहाँ पानी जमा नहीं होता है। ये सामान्य वर्ष में 30 क्यूमुलेटिव जैसे अधिक पानी सैचुरेट नहीं रहता है। ओके, ये वेल ड्रेन्ड अपलैंड ऑर्गेनिक सॉइल्स होते हैं। नेक्स्ट हिस्टिक एपिपेडन देखा जाए तो ये वाटर सैचुरेटेड ऑर्गेनिक सरफेस होराइजन होते हैं। ओके, आप जस्ट थिंक देख सकते हैं, इनमें एक ही अंतर है, दोनों ऑर्गेनिक रिच होराइजन है, लेकिन एक फ्री ड्रेन्ड था, एक वाटर सैचुरेटेड रह रहा है। वाटर सैचुरेटेड मतलब पानी से भरपूर रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 दिनों से अधिक पानी सैचुरेट रहती है, लेकिन दोनों में हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो ये पानी जमा होने के बाद हिस्टिक एपिपेडन में स्ट्रॉन्ग ग्लेइंग और रिडक्शन जैसे प्रक्रियाएं दिखने को मिलती है। ओके, ये एनवायरनमेंट कौन सी जगह में मिलता है? मेनली वेटलैंड एरिया में, आपके दलदल एरिया, आप दलदल एरिया कभी देखे होंगे, वहां पे ये हिस्टिक टाइप ऑफ एपिपेडन एक्चुअली दिखता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक रिच जो कि आपके एपिपेडन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अभी 2 देखे थे और 3 ऑर्गेनिक रिच होराइजन, ये भी बहुत ऑर्गेनिक मटेरियल रिच होराइजन होते हैं। सबसे पहले मेलानिक का देखा जाए, इसके नेम से ही पता चल रहा है ब्लैक, तो ये काला दिखेगा। ये वेरी डार्क कलर के होते हैं, ह्यूमस रिच होते हैं और एंडिक सॉइल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एंडिक सॉइल प्रॉपर्टीज मतलब ये ज्वालामुखी वाले जो मिट्टी होते हैं उन्हीं के गुण दिखाते हैं। ओके, ज्वालामुखी आप लोग जान रहे होंगे, उसी वजह से इसकी बॉल डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जो कि लेस देन 0.9 मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। जब बॉल डेंसिटी हम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज्यादा रहेंगे तो बॉल डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ज्वालामुखी मिट्टी होने के कारण आमोर्फस मटेरियल्स लाइक एलोफेन, इमोगिलाइट का प्रमुख भूमिका रहता है। ओके, ये कौन सी भूमिका में एनवायरनमेंट में देखा जाता है? मुख्य रूप से वोल्केनिक आश। ओके, और ये कौन से सॉइल ऑर्डर में आएंगे? एंडीसल में। अभी हम देखेंगे एंडीसल कहाँ मिलता है। ओके, ये मेनली जापान, इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां पे एक्टिव वोल्केनो रहते हैं, उसी एरिया में इस टाइप का एपिपेडन मिलता है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट एपिपेडन हम देख सकते हैं मौलिक एपिपेडन, ये इंडिया में मिलता है। ओके, ये सब इंडिया में बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये मॉलिस मीन्स सॉफ्ट, तो थीक, डार्क कलर, ह्यूमस रिच होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भूमिका ये है कि ये हाई बेस स्टेटस होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, हाई बेस स्टेटस मोर देन 50%। डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ सकता है और आप जान भी सकते हैं। साइड में आप लोग पिक्चर भी देखते रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए, ताकि आप लोग इमेजिन कर सके कि कैसे दिखता है। ओके, इसलिए पिक्चर आपको ढूंढ के दिया गया है बहुत मेहनत से। ये कहां पे ज्यादातर दिखते हैं? मॉलिसल ग्रासलैंड सॉइल्स पे। ओके, नाउ ऑम्ब्रिक एपिपेडन। ऑम्ब्रिक मीन्स, ऑम्ब्रा मीन्स शेड और डार्क, ये भी डार्क कलर के दिखेंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली ये मौलिक जैसा ही दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं जो मौलिक एपिपेडन हम बात कर रहे हैं उसी के जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस स्टेटस लो हो जाता है, लेस देन 50%। ओके, इस वजह से ये एसिडिक कंडीशन में विकसित होता है। ये आप याद रखिए, इंडिया में 3 टाइप, जितने भी एपिपेडन हम डिस्कशन करेंगे 9, उनमें से 3 सबसे ज्यादा दिखता है। एक है MOU, मौलिक, ऑम्ब्रिक, ऑक्रिक। अभी हम डिस्कशन करेंगे ऑक्रिक के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं ये ज्यादातर मिनरल और ट्रांजिशनल रिच एपिपेडन्स होते हैं, और ऑक्रिक होते हैं पेल कलर। ओके, ये थीन और पेल कलर मिनरल होराइजन है जो मौलिक और ऑम्ब्रिक या मेलानिक की क्राइटेरिया को फेल कर जाते हैं। बहुत ही लाइट कलर मिनरल होते हैं। ओके, सारे जो भी आपके न्यूट्रिएंट वगैरह हैं लॉस हो जाते हैं इसमें, तो वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर रहता है इसमें। तो ये एक्चुअली जो आपकी वीकली डेवलप्ड सॉइल, एंटीसॉल, इंसेप्टिसॉल सॉइल ऑर्डर यहां ज्यादातर पाए जाते हैं। ओके, एरिड रीजन में भी आप कह सकते हो, वहां भी पाए जाएंगे। तो आप लोग याद करना, ये MOU मौलिक, ऑक्रिक और ऑम्ब्रिक, ये तीनों सबसे ज्यादा इंडिया में मिलते हैं। ओके, इनके प्रॉपर्टीज
एटलीस्ट अच्छे से याद करना। फिर आते हैं ग्रॉस आर्सेनिक। ग्रॉस आर्सेनिक, इसकी खास बात यह है कि ये बालू से भरपूर रहता है और इसकी थिकनेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, देखो 100 सेंटीमीटर से थिक हो गया है। सबसे ज्यादा अगर थिक एपिपेडन कोई पूछता है आपसे तो आप कहना ग्रॉस आर्सेनिक। ओके, ये डीप सैंडी सॉइल सरफेस होते हैं, मतलब बालू से पूरा भर जाते हैं। ये एक आर्जिलिक होराइजन के ऊपर स्थित होते हैं, नीचे देख सकते हो, नीचे एक आर्जिलिक सॉइल होराइजन रहता है। यहाँ का एक्चुअली ग्रॉस आर्सेनिक का फोटो मेरे को मिला नहीं अच्छे से तो आप लोग थोड़ा इसका थ्योरी ही याद रख लेना। फिर आते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक सबसरफेस होराइजन। आप ये देख रहे हैं, एक माइंड मैप दिख रहा है आपको, इसमें इससे एक्चुअली हम लोग रोड मैप तय करेंगे। जो भी आपके 19 सबसरफेस होराइजन है उनको हम डिवाइड करेंगे। ये रोड मैप, ये माइंड मैप से हम लोग अपना रोड मैप बनाएंगे और इस चैट को ध्यान में रखते हुए हम लोग देखेंगे कि कहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहां पे ऑर्गेनिक रिच है, कहां सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो रहा है। उसी हिसाब से ग्रुप करके इंडिविजुअली हम लोग एंडोपेडन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो एंडोपेडन वेयर नो सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन और ऑल्टरेशन ऑकर्स। सबसे पहले हम देख सकते हैं वो एंडोपेडन्स जहां पे रिमूवल या वीक अल्टरेशन को दर्शाते हैं। ओके, अल्बिक होराइजन, अल्बियस नाम से ही पता चल रहा है व्हाइट कलर, तो ये ब्लीच्ड होराइजन होते हैं। आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो ये क्या होता है कि जितने भी क्ले, आयरन, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब क्या होता है, इल्यूविएट हो जाता है, नीचे चला जाता है। ओके, तो ये ब्लीच कलर के हो जाते हैं और इनकी कलर वेरी लाइट होती है। ओके, कैम्बिक होराइजन, ये एक इंपॉर्टेंट होराइजन है। एंडोपेडन, हम लोग अभी बात कर रहे हैं एंडोपेडन। ये एक वीकली डेवलप्ड और वीकली अल्टर्ड होराइजन हम कह सकते हैं, जो कि 15 सेंटीमीटर थिक है। इसमें इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर शुरू ही हुआ है। यह आर्जिलिक या स्पोडिक होराइजन की क्राइटेरिया को मीट नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं कैम्बिक जो है मेनली एक अल्टर्ड होराइजन है, चेंज होता रहता है। ओके, यहाँ पे सॉइल डेवलपमेंट जस्ट बिगनिंग स्टेज में है। ये एंडोपेडन में सॉइल डेवलपमेंट अभी बिगनिंग स्टेज में है, पूरा डेवलप नहीं हुआ है कि मतलब बिल्कुल नया नहीं है, तो अल्टर होता रहता है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां की हम देख सकते हैं क्ले और मिनरल एक्यूमुलेशन के हिसाब से हम लोग एंडोपेडन को 4 भाग में बांटे हैं। एक तरफ देख सकते हैं आर्जिलिक और कैंडिक होराइजन, दूसरी तरफ देख सकते हैं नाइट्रिक और ऑक्जिक होराइजन। ओके, पहले आर्जिलिक को कैंडिक से अगर कंपेयर किया जाए, दोनों क्ले एनरिच्ड होते हैं। ओके, लेकिन आर्जिलिक में क्या होता है, क्ले की मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। हम एंडोपेडन की बात कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आर्जिलिक को पहचानना है हमें, जो ऊपरी सरफेस परत है उससे जो नीचे वाले आर्जिलिक एंडोपेडन बन रहे हैं वो मोर देन 1.2 टाइम्स क्ले एनरिच होना चाहिए ऊपरी परत से। समझ पा रहे हैं आप लोग? जो आर्जिलिक का देख सकते हैं आप, काला कलर का दिख रहा है, तो यहां पे क्या है कि क्ले कंटेंट बढ़ जाता है ऊपरी परत से। कंपेयर किससे किया जाएगा, जो ऊपरी परत होगा आर्जिलिक का। ओके, कैंडिक में लेकिन क्या होता है, यहां पे क्ले की कंटेंट कम हो जाती है, जो हम कहते हैं एक टर्म लो एक्टिविटी ऑफ क्ले हो जाती है। तो इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, लेस देन 16 सेंटीमोल पॉजिटिव चार्ज पर केजी ऑफ सॉइल। तो ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। और ये कैंडिक होराइजन मेनली वेदर सॉइल में ही बनते हैं। ओके, फिर इस तरफ आते हैं जो कि आपके मिनरल एक्यूमुलेशन से बनता है। मिनरल एक्यूमुलेशन मतलब नाइट्रिक होराइजन, जो कि सोडियम डोमिनेटेड होते हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं एक्सचेंज साइड पे सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है कॉलमनर और प्रिज्मेटिक में चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था ये ऑलरेडी कि प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर कहां दिखता है, मेनली जहां पे सोडियम डोमिनेटेड सॉइल रहते हैं वहां पे प्रिज्मेटिक और कॉलमनर टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव एक्चुअली पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना होगा। फिर आते हैं ऑक्जिक होराइजन, ऑक्जिक एंडोपेडन। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्साइड मतलब आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे। ठीक है, फिर आयरन जमा होता है तो क्या कलर हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, वेरी सिंपल। फिर आते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एंडोपेडन्स में। एंडोपेडन्स वर एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अकर्स। ओके, उसी हिसाब से हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एग्रिक, एक स्पोडिक, एक सम्ब्रिक। ओके, तो एग्रिक होराइजन फील्ड नाम से ही पता चल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंडोपेडन है, जो कि जुताई के बाद
जो नीचे वाली परत है उसको हम कह सकते हैं एग्रिक एंडोपेडन। मतलब समझ रहे हो, जो प्लाव हो गया, प्लाव होने के बाद जो नीचे वाला सॉइल लेयर है उसको हम कहते हैं एग्रिक एंडोपेडन। ओके, ये लॉन्ग टर्म कल्टीवेशन से क्ले, सिल्ट, ह्यूमस जैसे इल्यूवियल होके जमा होके ये टाइप ऑफ एंडोपेडन बनते हैं। वेरी सिंपल, लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा। स्पोडिक होराइजन, स्पोडस उडास, तो यहां पे क्या होता है, आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ साथ ह्यूमस की भी जमा होती है। तो जब भी आप लोग यहां पे एक बात याद रख लो, जब भी स्पोडिक की बात आएगी कि स्पोडस अभी ऑर्डर में पढ़ेंगे, जब भी इनकी बात आती है, ऐसे वर्ड आप सुनोगे, हमेशा पॉडजोलाइजेशन प्रोसेस को याद करना। हम लोग डिस्कशन किए थे पॉडजोलाइजेशन और लैटरलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो पॉडजोलाइजेशन में जो भी क्रियाएं होती है हम डिस्कशन किए थे, मैं अभी यहाँ पे और डिटेल में नहीं कर रहा हूं। वो हमेशा स्पोडिक होराइजन हो गया कि आपका स्पोडोसॉल हो गया, वहां पे हमेशा इसको लिंक करना। ठीक है, पॉडजोलाइजेशन में क्या होता है आपको पता है, सिलिका की जमा होती है, एसएसपी ऑक्साइड रिमूवल होता है, कैसे कूल क्लाइमेट में बनता है, ये सब चीजें आपको स्पोडिक होराइजन में ध्यान में रखना है। फिर आते हैं समब्रिक होराइजन में, समब्रिक एंडोपेडन में। तो ये एक्चुअली ह्यूमस रिच लेकिन बेस पोर अम्ब्रिक एपिपेडन से बना है। ओके, ये नॉन आल्बिक होराइजन के नीचे पाया जाता है या पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, एंडोपेडन्स जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट एक्यूमुलेशन से बनते हैं। इनके बारे में मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे। कैल्सिक मीन्स जो लाइम है, सेकेंडरी कैल्शियम कार्बोनेट है, वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। ओके, नीचे वाले परत में आप लोग हमेशा याद रखना, हम लोग एंडोपेडन की बात हो रही है। ठीक है, इसकी मात्रा मोर देन 15% बढ़ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, और जिप्सी का होराइजन नाम से ही पता चल रहा है, जो कि जिप्सम की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, फिर सैलिक, सैलिक मीन्स आपका जो क्लोराइड, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे सब सॉल्ट बनेंगे, जो लवण होते हैं वो सब बनेंगे। ये मेनली कोस्टल एरिया में पाया जाता है, तो ये सब सरफेस जो आपका एंडोपेडन है वहां पे बनेगा। ओके, फिर आते हैं सल्फ्यूरिक होराइजन। ये आप लोगों का क्या है कि जो सल्फर रहता है वो जो हाईली रिड्यूस हो जाता है, वो एक मिनरल और मोटल सब कह सकते हैं, जो चमकीला पदार्थ दिख रहा है उस टाइप का बनता है, उसको कहते हैं जेरोसाइट। उसकी फॉर्मूला है KF3SO4OH6, ऐसे फॉर्मूला इसका होता है। मैं यहाँ मेंशन नहीं किया हूं, आप लोगों को कभी कभी जेरोसाइट का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं चमकीले टाइप के धब्बे दिख रहे हैं उसमें, तो ये होते हैं एक्चुअली सल्फ्यूरिक होराइजन की वजह से डेवलप जेरोसाइट्स। तो ये सॉइल ना बिल्कुल भी कल्टीवेशन उपयोगी नहीं है, तो इसकी पीएच लेस देन 3.5 तक पहुंच जाता है। ओके, देन अनदर ग्रुप ऑफ एंडोपेडन हम देख सकते हैं, हम डिवाइड किए हैं उसको सीमेंटेड और डेंस लेयर। तो इनकी क्या दिक्कत है, तो ये जो लेयर्स डेवलप होती है एंडोपेडन्स, ये फिजिकली रेस्ट्रिक्ट करती है वाटर और रूट की पेनिट्रेशन को। ओके, तो ये वाटर और रूट मूवमेंट को बहुत अफेक्ट करेगा क्योंकि सीमेंटेड और ड्रेन्स लेयर बन जाएगा। तो उसमें फर्स्ट लेयर देखा जाए तो ड्यूरीपियन, जो कि हार्ड होते हैं, ए सबसरफेस दैट इज सिलिका डोमिनेटेड। ओके, ये क्या होते हैं, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजल्व नहीं होते हैं, पर अगर आप हॉट पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड KOH यूज करोगे ये उसमें डिजल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं फ्राजीपैन। फ्राजीपैन होते हैं ब्रिटल टाइप के, अगर हार्ड हो जाएंगे जब ड्राई करेंगे और मॉइस्ट टूट जाएंगे जब आप मॉइस्ट करोगे, लेकिन अगर वेट हो जाएंगे तब इसका सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगा। समझ में आया? लाइक आप कह सकते हैं भंगूर, भंगूर होता है ना, टूट जाते हैं जब थोड़ा सा पानी दोगे, लेकिन हार्ड पूरा ड्राई हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। ओके, अनदर लास्ट वी कैन से इन एंडोपेडन ग्रुप वी विल डिस्कस इज प्लिंथाइट। प्लिंथाइट क्या होता है कि आयरन रिच एंडोपेडन्स होते हैं, जहां की ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन में ये मेनली बनता है। ओके, गोला होने पर सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन सूखने पर ये भी इरिवर्सिबल हार्ड हो जाता है। ये सूखने पर बहुत हार्ड हो जाते हैं, उस वजह से हम देख रहे हैं मेनली रूट और वाटर के मूवमेंट को रोक रहे हैं। ओके, फिर आते हैं अभी एपिपेडन एंडोपेडन जैसे बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अभी आते हैं अनदर इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, सॉइल मॉइस्चर रिजिम। रिजिम मतलब आप लोग ज्यादा सोचना मत, रिजिम मतलब रीजन। तो हम क्या देखेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि पानी अवेलेबिलिटी कौन से में होता है, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो लेस देन 1500
किलोपास्कल और 15 बार भी कह सकता हूं मैं। तो अगर लेस देन 1500 बार, 1500 किलोपास्कल, सॉरी 1500 किलोपास्कल में जो रीजन होते हैं उनमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर के हिसाब से हम जो क्लासिफाई करेंगे उसको कहेंगे सॉइल मॉइस्चर रिजिम। समझ पाए? बहुत सिंपल है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर एट ए स्पेसिफिक टेंशन लेस देन 1500 किलोपास्कल ड्यूरिंग ए डिफाइंड पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर। ओके, तो ये मॉइस्चर रिजिम सॉइल फॉर्मेशन से लेके वेदरिंग रेट से लेके लीचिंग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबको कंट्रोल करता है। ओके, पानी तो आपको पता ही है बहुत मल्टी डाइवर्सिटी रोल है, तो उसी हिसाब से मॉइस्चर रिजिम भी अफेक्ट करता है। तो ये क्लासिफिकेशन में एक्चुअली सब ऑर्डर लेवल पे सबसे ज्यादा डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया के हिसाब से यूज होता है। सब ऑर्डर लेवल पे हम लोग अभी बात कर रहे थे, सब ऑर्डर हम लोग डिवाइड करते हैं कैसे, डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया लेते हैं सॉइल मॉइस्चर रिजिम की। ओके, सो इसको हम परिभाषित करने के लिए पूरी सॉइल प्रोफाइल लेने की जरूरत नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं नीचे वाला पिक्चर, पूरी सॉइल प्रोफाइल नहीं लेंगे, हम लेंगे सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल सेक्शन। ओके, आप देख सकते हैं ये सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल सेक्शन एक्चुअली एक महत्वपूर्ण लेयर है जो मुख्य रूप से डिक्टेट करता है कि मॉइस्चर सप्लाई अवेलेबल हो रहा है प्लांट को और वाटर मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। ओके, हम देख सकते हैं कि टेक्सचर हिसाब से कैसे सॉइल मॉइस्चर रिजिम, सॉइल मॉइस्चर कंट्रोल सेक्शन वर्क कर रहा है। फाइन टेक्सचर सॉइल में 10 से 30 सेंटीमीटर की इसकी गहराई है, मीडियम टेक्सचर सॉइल में 20 से 60, कोस्ट टेक्सचर सॉइल में 30 से 90, ये आप लोग जान पा रहे होंगे। और हम ऊपरी सीमा के लिए आप देख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर मोटी परत पर 24 घंटे तक मॉइस्ट रहती है। ओके, और अगर 7.5 सेंटीमीटर मोटी परत हम लेते हैं तो ये 48 आवर, हम कह सकते हैं 2 दिन तक मॉइस्ट रहती है। ऐसे हम मॉइस्चर कंट्रोल सेक्शन हम लोग चूज करेंगे जब डिवाइड करना होगा। फिर आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट, हम लोग अभी सॉइल मॉइस्चर रिजिम के बारे में जान लिए तो उसको क्लासिफाई करते हैं। मेनली ये हम देख सकते हैं 5 तरीके से हम बांट सकते हैं। जब पानी पूरा सैचुरेटेड हुआ है तब हम कहेंगे एक्विक। ओके, देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप एक्विक, तो यहाँ पे पानी पूरा सैचुरेटेड होकर रहा है, बहुत ज्यादा पानी है, तो ये मेनली जेली सॉइल और हिस्टोसॉइल में कॉमन है। ओके, फिर आते हैं यूडिक सॉइल मॉइस्चर रिजिम में। ये यहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत भरा रहता है लेकिन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हमेशा सफिशिएंट ऑल ईयर राउंड, मतलब आपको पूरे ईयर में जो क्रॉप प्रोडक्शन करना है पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, ये रेयरली ड्राई होते हैं और हाई रेनफॉल एरियाज में ये रीजन और रिजिम आप कह सकते हैं मिलता है। ओके, 12% एरिया आपके इंडिया में कवर कर रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है जैसे चेरापूंजी वगैरह, बहुत ज्यादा बारिश होते हैं, उस टाइप के सॉइल मॉइस्चर रिजिम सॉइल में ये टाइप के दिखते हैं। ओके, फिर आते हैं यूस्टिक। एक्चुअली सबसे भारत में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो सॉइल मॉइस्चर रिजिम है वो है यूस्टिक। ये यहाँ पे क्या है, ये ड्राई रहता है लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन जब क्रॉप करना होता है हमें तब मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है। ओके, जैसे रेनी सीजन में मान लो बारिश हुआ तो उस समय ये यूस्टिक मॉइस्चर रिजिम में पानी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे गर्मियों का दिन आया तो पानी ड्राई हो गया, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं। तो ये यूस्टिक मॉइस्चर रिजिम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि समर में ड्राई हो जाता है, लेकिन जैसे प्लांट ग्रो करने की समय आता है तब मॉइस्चर सफिशिएंट अवेलेबल हो जाता है। ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है इंडिया में, 72% एरिया। ओके, अनदर सॉइल मॉइस्चर रिजिम के से जेरिक। यहाँ मॉइस्चर क्या होता है, मेनली प्रेजेंट रहता है विंटर एंड ईयरली स्प्रिंग में। समर पूरी तरह से ड्राई रहता है। ओके, ये हमारे देश में ज्यादातर दिखता नहीं है, ये मेडिटेरियन क्लाइमेट रीजन में ज्यादातर दिखता है उस टाइप के सॉइल मॉइस्चर रिजिम। फिर आते हैं एरिडिक और टॉरिक। ये क्या होता है कि सॉइल पूरा ड्राई रहता है हाफ ऑफ द टाइम। ओके, क्योंकि टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री से एबव हमेशा रहता है हर साल में, पूरे समय। तो उस वजह से यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने के कारण ये सॉइल हमेशा ड्राई रहता है। ओके, हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअसली 90 दिन से ज्यादा ये सॉइल ड्राई रहता है। तो ये एरिड सॉइल के सिग्नेचर फीचर्स है। ओके, एरिडिक को और भी टॉरिक रिजिम कहते हैं। आप ये 5 सॉइल रिजिम को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सॉइल मॉइस्चर रिजिम पे। वैसे ही सॉइल मॉइस्चर रिजिम तो सॉइल मॉइस्चर रिजिम की तरह सॉइल टेम्परेचर रिजिम भी हम देख सकते हैं। ये भी आपके सॉइल मॉइस्चर रिजिम को
तरह इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट कंट्रोल से लेके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करने में। ओके, इसको हम कैसे फिर क्लासिफाई करेंगे? ये बेस्ड ऑन मीन सॉइल टेम्परेचर एंड सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर। ओके, आपका सॉइल टेम्परेचर और जो सीजनल वेरिएशन होते हैं उनको कंपेयर करके हम लोग ये मेजर करेंगे। ओके, कितनी औसत की वार्षिक मृदा का तापमान है। ओके, उस हिसाब से हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। इसको मेजर करने के लिए एक्चुअली 50 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस से हम लोग डेप्थ लेते हैं। हम सरफेस से 50 सेंटीमीटर नीचे तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनी जाती है क्योंकि ये गहराई पर आप देख सकते हैं कि डायरेनल फ्लक्चुएशन कम होता है। जो दिन और रात का अंतराल है, वो उतार चढ़ाव है, वो बहुत कम होता है इस रेंज पे। ओके, तो इसलिए स्टेबल एनुअल टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग 0 से 50 सेंटीमीटर तक का डेप्थ लेते हैं मेजर करने के लिए। तो इसकी सिग्निफिकेंस सबको पता है। ये केमिकल वेदरिंग से लेके ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन से लेके आपका माइक्रोबियल एक्टिविटी से लेके प्लांट ग्रोइंग सीजन से लेके बहुत सारी क्रियाओं को अफेक्ट करता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉइल टेम्परेचर रिजिम को कहाँ उपयोगी में लाया जाता है यूएसडीए क्लासिफिकेशन सिस्टम में। हम लोग देख रहे हैं जो भी हम बिल्डिंग ब्लॉक पढ़ रहे हैं, हम ये कौन सी कोई ना कोई जो 6 लेवल की बात कर रहे थे कैटेगरी की, कहीं ना कहीं यूज में आ रहा है। तो एसटीआर को सॉयल टेम्परेचर रिजिम को हम लोग ज्यादातर क्लासिफिकेशन फैमिली लेवल में करते हैं। ठीक है, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉइल टेम्परेचर रिजिम को मेनली फैमिली लेवल में किया जाता है। जैसे सॉइल मॉइस्चर रिजिम का हम कह रहे थे सबसे ज्यादा सबऑर्डर लेवल पे होता है। ओके, फिर टेम्परेचर की बात देखा जाए, सबसे याद रखना 5 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो बेस्ट है। अगर 5 से नीचे हुआ तो बहुत सारे क्रियाएं इनएक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, अगर जैसे कि रूट ग्रोथ से लेके सीड जर्मिनेशन से लेके माइक्रोबियल एक्टिविटी से लेके इन सबको अफेक्ट करेगा। अगर 5 से कम हो गया आप कह सकते हैं रुक जाएगा। ठीक है, अगर 35 से भी बहुत ज्यादा हो गया, हम सॉइल की टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आप लोग क्लाइमेट के बारे में बात मत कर लेना। ठीक है, हम सॉइल टेम्परेचर रिजिम की बात कर रहे हैं। तो सॉइल में 35 डिग्री टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा होती है। सॉइल 35 टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी से लेके ये सब क्रियाएं मतलब अफेक्ट होगी। ठीक है, फिर आते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। आप देख सकते हैं मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर के हिसाब से हम देख सकते हैं सबसे पहला जो रिजिम है हम कह सकते हैं पॉर्जिलिक। पॉर्जिलिक में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, लेस देन 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। ओके, ये रिजिम में सबसे बड़ी पहचान है परमाफ्रॉस्ट। ये पॉर्जिलिक में परमाफ्रॉस्ट लाइक कैसे समझाएं कि अब देख सकते हैं कि स्थायी रूप से जमी हुई परत है, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ ये परत बन जाएगा। तो उस टाइप के हम कह सकते हैं ये पॉर्जिलिक है। फिर आते हैं क्राइक पे, जहां पे टेम्परेचर होता है 0 से 8। और एलॉन्ग विथ क्राइक हम देख सकते हैं फ्रिजिड भी एक सॉइल टेम्परेचर रिजिम है, जहां पे भी मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि जो क्राइक होते हैं ये समर में पिघलती है, लेकिन कोल्ड रीजन क्लाइमेट बहुत ज्यादा रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन फ्रिजिड में क्या होता है, जो समर और विंटर होता है उनमें मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर की डिफरेंस मोर देन 6 डिग्री हो जाता है। हमेशा याद रखना, जो क्राइक होते हैं ज्यादा ठंडा होते हैं, सिंपली अगर याद रखना है ज्यादा ठंडा रहते हैं। लेकिन फ्रिजिड जो है इनमें समर और जो विंटर की मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर है उनमें मोर देन 6 डिग्री का अंतर आता है, याद रखना। अगर हम लोग अभी नीचे वाले जो आइसो देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर की डिफरेंस लेस देन 6 डिग्री रहेगा उसको हम लोग आइसो कहेंगे, सम तापमान ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में। तो जब लेस देन 6 रहेगा डिफरेंस समर और विंटर में, हम लोग कहेंगे कि वो आइसो में आते हैं। अभी देखेंगे अगर मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर 8 से 15 के बीच में जा रहा है हम उसको कैटेगरी देंगे मेजिक। ओके, ये और अगर 15 से 20 के बीच में टेम्परेचर जा रहा है हम उसको कहेंगे थर्मिक रीजन, थर्मिक सॉइल टेम्परेचर रिजिम। ओके, और अगर 22 से ऊपर जा रहा है हम देख सकते हैं, हम कहेंगे ये हाइपरथर्मिक। ओके, आइसो के बारे में मैंने बता दिया। आइसो आप देख सकते हैं कि जब समर और विंटर की मीन एनुअल सॉइल टेम्परेचर की डिफरेंस लेस देन 6 डिग्री रहेगा उसको आइसो कहेंगे, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसी में ही हम देख सकते हैं हाइपरथर्मिक और जो मेगाथर्मिक है ये एक्चुअली लगभग 75% 75% एरिया इंडिया में कवर करते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखना है।
तो सॉइल टेम्परेचर रिजिम हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं केवल तापमान नहीं बताता, ये हमें सॉइल की बायोलॉजिकल क्लॉक और केमिकल वेदरिंग पोटेंशियल के बारे में भी बताता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये एक टेबल आप देख रहे हैं, ये टेबल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है यूएसडीए सॉइल टैक्सोनॉमी का। जो ऑर्डर्स होते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे 12 सॉइल ऑर्डर होते हैं, लेकिन इंडिया में हम देख सकते हैं टेबल से 7 ही ऑर्डर डोमिनेंटली पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इंसेप्टिसल, ये ऑलमोस्ट 40% एरिया कवर कर रहा है, 39.4% और 40% आप मान सकते हो। ये मेनली एलुवियल सॉइल्स में मिलता है, जो जलोढ़ मुर्दा होते हैं वहां पे ज्यादातर दिखता है। ओके, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटियां होते हैं वहां पे मिलता है इंसेप्टिसल। सबसे ज्यादा इंडिया में इंसेप्टिसल होते हैं। ओके, फिर उसके बाद होते हैं एंटीसल, ये लगभग 24% एरिया में, मेनली डेल्टा रीजन में, जहां नदियां सब जमा करता है अपना सॉइल को, वहां ये सब डेल्टा रीजन में एंटीसल्स मिलता है। ओके, फिर आते हैं एल्पिसल, जो कि लगभग 13% एरिया कवर कर रहा है, ये मेनली दक्षिणी भारत में पाई जाती है। वर्टिसल हम लोग इंडिविजुअली डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले देख लेते हैं कहां कहां उपस्थिति है, तो उससे क्या है कि हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वर्टिसल लगभग 8% एरिया कवर करता है। वर्टिसल जब भी बात आए तो क्ले की बात हमेशा सोचना, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की बात सोचना, ठीक है। ये मेनली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, डेक्कन रीजन में डोमिनेट होते हैं। तो फिर आते हैं एरिडी सॉइल में, ये लगभग 4.1% एरिया कवर करते हैं। कहां मिलता है? डेजर्ट सॉइल में, रेगिस्तान की जो सॉइल है वहां मिलती है। मुख्य ये कहां मिलती है हमारे इंडिया में? राजस्थान, पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया, उस एरिया में ज्यादातर ये एरिडी सॉइल्स मिलते हैं। ओके, फिर आते हैं ऑल्टीसॉल्स। ऑल्टीसॉल्स कहां मिलते हैं? मेनली रेड और लैटराइटिक सॉइल में मिलते हैं। ये लगभग 2.5% एरिया कवर कर रहे हैं। ओके, फिर आता है मॉलिसॉल में। मॉलिसॉल बहुत सीमित मात्रा में देखा जा रहा है हमारे इंडिया में, हम देख सकते हैं ये मेनली फॉरेस्ट और तराई सॉइल में मिलते हैं। लगभग 0.5% एरिया कवर कर रहे हैं इंडिया में। फिर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट, अभी इंडिविजुअली सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे था इंसेप्टिसल, हम उसी से ही शुरू करते हैं, ठीक है। इंसेप्टिसल आप देख सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिव एलिमेंट ईपीटी है, और पिक्चर देख सकते हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड आपकी जो थ्योरी है वो आप लोग पढ़ना पिक्चर देखते हुए, तो थोड़ा सा याद कर पाओगे। ओके, और पिक्चर के जस्ट नीचे आप देख सकते हो एक मैं डायग्राम जैसा दिया हूं, वो एक्चुअली सब ऑर्डर के लिए है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सबका मैं दे दिया हूं आप लोगों को, आप लोग याद कर सकते हो कितने सब ऑर्डर हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंसेप्टिसॉल की बात किया जाए तो ये थोड़ी डेवलप हुई है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई है कि बिल्कुल इनिशियल सॉइल नहीं है। जो इनिशियल बिल्कुल यंग सॉइल होते हैं वो होते हैं एंटीसॉल, अभी हम देखेंगे। इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, उस वजह से मैं कैम्बिक एपिपेडन की जब बात कर रहा था, कह रहा था आपको, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैम्बिक हॉराइजन्स मिलते हैं। ओके, तो ये कहां पे मोस्टली मिलता है? मोस्टली ह्यूमिड सब ह्यूमिड रीजन में मिलता है। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहा हूं। ओके, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो जो लिख के मैं दिया हूं और इससे भी ज्यादा अगर पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, लेकिन इतना मेरे हिसाब से सफिशियंट है। ये मेनली ह्यूमिड रीजन में मिलता है। हम और कह सकते हैं कि ये इंसेप्टिसॉल के बाद सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अभी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट एंटीसॉल। एंटीसॉल के फॉर्मेटिव एलिमेंट ईएनटी। ओके, एंटीसॉल सबसे यंग सॉइल होते हैं। अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे यंग सॉइल कौन से होते हैं, आपको कहना है एंटीसॉल। ओके, क्यों? इनमें डायग्नोस्टिक बी हॉराइजन डेवलप ही नहीं होता है। जो हम बात कर रहे थे, जो फुल्ली डेवलप्ड प्रोफाइल होते हैं उनमें ए बी सी सारे हॉराइजन्स रहते हैं, लेकिन यहाँ एंटीसॉल में बी हॉराइजन डेवलप ही नहीं हुआ है, सिर्फ ए और सी हॉराइजन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पिक्चर से आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तो ये सॉइल एक्चुअली अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, जो सी होराइजन की बात कर रहे थे, जैसे एलुवियम और सैंड ड्यून और कोस्टल डिपोजिट्स में बनती है, ठीक है। मतलब मेनली इसमें पेरेंट मटेरियल का ही इफेक्ट रहेगा, ना कि सॉइल डेवलपमेंट की। सबसे ज्यादा जो पेरेंट मटेरियल से बना है, मान लो सैंड ड्यून से बना है, पूरा बालू बालू रहेगा। अगर एलुवियम से बना है तो उसी हिसाब से फर्टाइल रहेगा। अगर कोस्टल रीजन में बना है तो उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मेनली पेरेंट मटेरियल के ऊपर इसके प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे, ये याद रखो। और सबसे यंग सॉइल है,
ये 2-3 पॉइंट याद रखो, आप लोग लिख पाओगे। ये तो पता है आपको, डेल्टा रीजन में, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ये सब रीजन में मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट एल्फिसल। एल्फिसल होते हैं, आप फॉर्मेटिव एलिमेंट सबके देख लेना। इसको कैसे कैटेगरी किया गया है, जो भावेल होते हैं उससे पहले का जो वर्ड है एक्चुअली उसी हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा देखना बुक्स आप लोग। डिटेल में अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो फिर अल्फिसल देखते हैं। अल्फिसल ये होते हैं मॉडरेटली लीज्ड और फर्टाइल फॉरेस्ट सॉइल होते हैं, जिनमें की आर्जिलिक होराइजन डेवलप होते हैं। इनमें बेस सैचुरेशन मोर देन 35% से ज्यादा होती है। ये पॉइंट पक्का याद रखना आप लोग, ये बहुत बार पूछा गया है। अल्फिसल में बेस सैचुरेशन मोर देन 35% बढ़ जाता है। ओके, इसलिए इनकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, हम कह सकते हैं। ये मोस्टली डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन और सब ह्यूमिड से ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलते हैं। तो सॉइल्स का टेक्सचर मीडियम से फाइन होता है और ये प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सॉइल में मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये अल्फिसल में याद रखना है कि ये आर्जिलिक होराइजन मिलता है इसमें, और बेस सैचुरेशन मोर देन 35% बढ़ जाता है। ठीक है, और फर्टाइल सॉइल होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर में, जो कि है वर्टिसल। वर्टिसल मतलब जब भी वर्टिसल की बात आती है हमें पता है काली मिट्टी, ब्लैक कटन सॉइल। ठीक है, तो इनमें क्यों ब्लैक कटन कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्मेक्टाइट टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स डोमिनेंट रूप में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाने का क्या मतलब है कि इनमें श्रिंकिंग और स्वेलिंग, श्रिंकिंग मतलब फूल जाना, श्रिंक मतलब सिकोड़ जाना, स्वेलिंग मतलब फूल जाना। ठीक है, तो उस वजह से श्रिंकिंग और स्वेलिंग बहुत होती है। ठीक है, तो क्या होता है, श्रिंक होने से क्रैक डेवलप होती है। ये श्रिंक स्वेल बार बार ऐसे होगा, मतलब आप मान लो आपको ऐसे फुला दिया जाएगा, फिर आपको सिकोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा इस टाइप ऑफ सॉइल में। ठीक है, क्यों क्रैक, वेट सीजन में ये फूल जाता है, फिर जब गर्मियों का सीजन आता है तब सिकोड़ जाता है। तो इस वजह से, और एक हम साइंटिफिक टर्म कहते हैं, स्लिकेनसाइड्स और वेज शेप्ड एग्रीगेट्स बनते हैं। स्लिकेनसाइड्स और वेज शेप्ड एग्रीगेट्स, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये हाईली फर्टाइल सॉइल होते हैं, लेकिन इनमें मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो फर्टिलिटी का कोई मतलब नहीं है। बहुत फर्टाइल सॉइल होते हैं क्ले होने के कारण। ये कहां पता है आपको, सबको पता है, डेक्कन प्लेट्यू एरिया, महाराष्ट्र, एमपी। ठीक है, इंडिया में ये सब एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वो सॉइल होते हैं जो कि एक्चुअली एरिडिक मॉइस्चर रिजीम में मिलते हैं। ठीक है, मतलब साल भर में आप कह सकते हैं मोर देन 90 दिन से ज्यादा ये ड्राई रहता है। ठीक है, पानी ही नहीं मिलता है मोर देन 90 डेज तक। तो इनमें लीचिंग बहुत कम होती है, पानी ही नहीं है तो लीचिंग बहुत कम होगी। तो इसलिए क्या होगा, जो कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, जितने भी सब कैटेंस हैं वो जमा हो जाएगा। तो इसलिए कैल्सिक, जिप्सिक, सैलिक, पेट्रोकैल्सिक जैसे होराइजन्स इसमें डेवलप होते हैं। ये बहुत आप लोग जान पा रहे होंगे। एरिडी की बात आया तो आप लोग कैल्सिक, जिप्सिक ऐसे सब वर्ड का याद करना। ठीक है, और हमेशा याद रखना एरिड सॉइल मतलब ज्यादा दिन तक वो सूखा रहता है। यहाँ पे जो एवापोट्रांसपिरेशन है ये मोर देन होता है प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन समझ रहे हो, चाहे इरिगेशन हो चाहे रेनफॉल हो, किसी के माध्यम से हम पानी देते हैं तो कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, यहाँ पे एवापोट्रांसपिरेशन मोर रहता है एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन। ये इंडिया में थॉर डेजर्ट, आपका नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान रीजन, वहां पे सब मिलता है। ओके, यहाँ की फर्टिलिटी हम देख रहे हैं कि कम होती है, तो इसमें इरिगेशन के साथ साथ हमें और भी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा क्रॉप ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट ऑल्टिसल। दे ऑल्टिसल एक्चुअली स्ट्रांगली लीच्ड होते हैं। स्ट्रांगली लीच मतलब जितने भी आपके मिनरल हैं जो भी हैं सब लीच हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो ये एसिडिक फॉरेस्ट सॉइल होते हैं। इनमें आर्जिलिक या कैंडिक होराइजन डेवलप होता है, लेकिन इसमें बेस सैचुरेशन लेस देन 35% से कम हो जाता है। ये आप याद रखना, जैसे अल्फिसल में हम लोग पढ़ रहे थे बेस सैचुरेशन मोर देन 35%, इसमें बेस सैचुरेशन लेस देन 35%। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है बार बार, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये ह्यूमिड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, कलर इनका रेड हो सकता है, येलो भी हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जब आपका वेट हो जाएगा तब ये येलो कलर जैसा दिखेगा। ठीक है,
अगर ऑक्सीडाइज कंडीशन में रहता है तो ये रेड दिखेगा, सिंपल है। तो ये सब कंडीशन से हम जान पा रहे हैं कि ऑल्टी सॉइल एक्चुअली लो फर्टाइल सॉइल होते हैं, ठीक है। लेकिन लाइम और फर्टिलाइजर देने पर ये प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर पे आते हैं मॉली सॉइल। मॉली सॉइल एक्चुअली सबसे फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। इनमें मॉली के एपिपेडन होता है। हम लोग अभी मॉली के एपिपेडन की बात कर रहे थे, जो कि ऑर्गेनिक रिच होता है और पूरे समय पानी से, मतलब ज्यादा दिन तक पानी से भरा रहता है, मोर देन 30 डेज कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये थिक होते हैं, डार्क और ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है। जब भी डार्क की बात आए तो ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा, जहां पे ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो वो लाइट कलर, पेल कलर उस टाइप के होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो ये ऑर्गेनिक रिच होने के कारण इनमें बेस सैचुरेशन हम देख सकते हैं कि कितना बढ़ जाता है, मोर देन 50% हो जाता है, ठीक है। और ये कहां सबसे ज्यादा मिलता है? मेनली ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, जहां घास ज्यादा होता है वहां मिलता है। और क्या होता है यहाँ पे? रूट बायोमास, फन्ना, ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस डोमिनेट करता है, ये प्रोसेस याद रखना है आपको, मेलानाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जिससे कि ये प्रोसेस के कारण ये सॉयल डार्क कलर दिखता है, ठीक है। कौन से प्रोसेस से मॉली सॉइल डार्क कलर का दिखता है, एक्वायर करता है? मेलानाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। ये कहां दिखेगा आपको ये सॉइल ऑर्डर? मेनली प्रेरी, स्टीप रीजन जैसे यूएसए में, वहां पे ज्यादातर ये टाइप ऑफ सॉइल ऑर्डर दिखते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर पे हम लोग आते हैं ऑक्सी सॉइल। ये सबसे हाईली वेदर ट्रॉपिकल सॉइल होते हैं। आपको अगर परीक्षा में पूछा गया सबसे ज्यादा हाईली वेदर्ड ट्रॉपिकल सॉइल कौन से होते हैं, आपको ऑक्सी सॉइल लिखना है। समझ पा रहे होंगे आप ऑक्सी सॉइल। कलर की तो अगर पूछता है तो सिंपली कह सकते हैं ऑक्सी सॉइल ऑक्साइड, आयरन एल्यूमिनियम डोमिनेटेड, तो रेड कलर होता है, आप देख के ही जान पा रहे होंगे। तो इसमें अगर हाईली वेदर्ड जब भी बात आएगी तब कौन सी क्ले मिनरल मिलेगी? केओलिनाइट, ठीक है। जहां क्ले की बात आएगी तब मॉन्टमोरिलोनाइट, स्मेक्टाइट, ऐसे क्ले मिनरल आप याद रखना है। जैसे बर्कली सॉइल में हम बात कर रहे थे, जब ऑक्सी सॉइल की बात आएगी तब आपको याद रखना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केओलिनाइट क्ले में रिच मिनरल होते हैं, ठीक है। तो सीईसी केओलिनाइट जहां पे होगा 1:1 क्ले मिनरल है, तो सीईसी बहुत कम हो जाता है, लेकिन इनमें आनायन एक्सचेंज की कैपेसिटी बढ़ जाता है जब 1:1 क्ले मिनरल रहेगा। ये हम लोग क्ले मिनरलोजी में पढ़े हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि जब भी केओलिनाइट वगैरह का मात्रा बढ़ जाएगा तब फास्फोरस फिक्सेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या होते हैं? नेचुरली इनफर्टाइल होते हैं, हाईली वेदर्ड होते हैं, इसलिए हाईली इनफर्टाइल है, ठीक है। ये भी हमारा साउथ इंडियन में हम कह सकते हैं स्यूडो ऑक्सीसॉल्स मिलते हैं। हम कह नहीं सकते कि कंप्लीटली जो ऑक्सीसॉल सॉइल्स होते हैं वो मिलते हैं। ये मेनली अमेजन बेसिन, कॉन्गो बेसिन, उस रीजन में ज्यादातर लैटेराइट रीजन में डेवलप होते हैं, ठीक है। इंडिया में भी कुछ मात्रा में दिखते हैं, लेकिन आप पूरा मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि 100% ऑक्सीसॉल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से खेती करोगे, जैसे कि कोकोआ, रबर, ये सब क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। अच्छे से अगर मैनेज करेंगे हम लोग तो ये सब क्रॉप ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पोडोसॉल। स्पोडोसॉल एक्चुअली जब भी मैं कहा था अभी आप लोगों को स्पोडोसॉल की बात आए, ठीक है, अगर स्पोडिक की बात आए, स्पोडोसॉल की बात आए, ऐसे आए तो आप बस पर्जोलाइजेशन के याद करना। जो भी हम लोग पर्जोलाइजेशन में पढ़े हैं उसी को सबको लिख देना है, सारे प्रोसेस, क्लाइमेट, वेजिटेशन, क्या क्या हम पढ़े थे पर्जोलाइजेशन में, जो भी सब चीजें, और मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बस उसी को लिख देना। बहुत सिंपल है। स्पोडोसॉल जब भी बात आए तो हमेशा वही लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, उसी को लिखा गया है फिर से। तो ये एक्चुअली इंडिया में एब्सेंट है, ठीक है। ये आपका यूरोपियन सॉइल्स में ज्यादातर दिखता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है जहां पे ये ट्रू पर्जोल डेवलप होता है, वहां पे स्पोडोसॉल सॉइल ऑर्डर दिखते हैं। मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूं और डिटेल में, आप लोग बस पर्जोलाइजेशन को याद करना। हमें कम से कम समय में ज्यादातर चीजें याद करना है और समझना है, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। फिर आते हैं नेक्स्ट पे एंडीसॉल। एंडीसॉल अभी हम लोग कह रहे थे कि एंडिक प्रॉपर्टीज की और एंडोसॉल की बात आया तो हम लोग किसको याद करेंगे? वोल्केनिक आस, ज्वालामुखी उद्गीर्ण वाला, वो वाला सॉइल को याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने अभी बात किया था कि अमरफस मिनरल्स लाइक एलोफेन, इमोग्लाइट, ये सब डोमिनेट करते हैं। ये जब डोमिनेट करेंगे तो फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉइल लाइट होते हैं, पोरस होते हैं,
हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बियर करते हैं। ठीक है, इन्हें एंडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये कहां पे दिखता है वर्ल्ड में देखा जाए तो जापान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड जैसे एक्टिव वोल्केनिक रीजन में ये ज्यादातर दिखते हैं। ठीक है, फर्टाइल होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादातर नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हिस्टोसल में। हिस्टोसल जो कि ऑर्गेनिक रिच सॉइल होते हैं, जो कि वेटलैंड, पीट बॉग और मार्स जैसे एरिया में मिलते हैं। ये हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा होती है इनमें, मोर देन 20 से 30% हम देख सकते हैं। तो इस वजह से अनएरोबिक कंडीशन भी इनमें क्रिएट होता है। ठीक है, हिस्टोस की बात आए तो हमेशा याद रखना ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर आते हैं जेली सॉल पे। नेक्स्ट जेली सॉल क्या है? जेली सॉल होते हैं कि ये सॉल होते हैं जो कि परमाफ्रॉस्ट बन जाता है इनमें, मतलब जो आपका बर्फ का परत है वो पूरा जमा होकर रहता है विद इन 2 मीटर। ये आपको याद रखना है। जेली सॉल हमारे यहाँ पे नहीं दिखता है, जो अंटार्कटिका रीजन है ज्यादातर वहां पे इस टाइप ऑफ सॉइल ऑर्डर हम कह सकते हैं कि मिलता है। परमाफ्रॉस्ट समझ रहे होंगे, जो बर्फ का परत है वो लगभग 2 मीटर तक बना रहता है पूरा। ठीक है, ये सॉइल साइबेरिया, अलास्का, अंटार्कटिका रीजन, ये सब रीजन में दिखता है। लेकिन यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है कि कार्बन की स्टोरेज बहुत अच्छे से होता है। जो भी ट्रॉपिकल सॉइल से है कार्बन की लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात अक्सर आजकल कर रहे हैं, सबसे हॉट टॉपिक है आजकल, तो कार्बन की स्टोरेज जेली सॉइल में सबसे ज्यादा अच्छे से हो पाती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ रेफरेंसेस। ये आप देख सकते हैं मैं कौन से बुक से सब मटेरियल उठाया हूं। ज्यादातर फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, इंट्रोडक्शन टू सॉइल साइंस, आपका जे सेहगल बुक, ठीक है, एनसी बैडी का किताब, ये सब अच्छे टेक्स्ट बुक्स हैं। ये यू मस्ट गो थ्रू दिस टेक्स्ट बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, पेडोलॉजी के लिए बेसिकली आपका जे सेहगल है, तो ये सब बुक से मैंने ऑब्जर्व किया है। तो हम इनको ऑब्जर्व करते हुए ये कह सकते हैं हम लोग एक जर्नी आज तय किए हैं, फ्रॉम डॉक्यूचेप्स जेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू दिस मॉडर्न यूएसडीएस सिस्टम। ठीक है, इंडिया कब अडॉप्ट किया था जिस यूएसडीएस सिस्टम को? मैं लिखना भूल गया था, आपको बताया था 1969 पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंडिया कब अडॉप्ट किया था वो 1969। एक्चुअली वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्री यूएसडीएस सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सिस्टम है, रशियन सिस्टम, चाइनीज सिस्टम, बहुत सारे हैं, लेकिन फुली डेवलप्ड और इंटरनेशनली जो कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम कहा जाता है, इसको मोस्ट ऑफन हम लोग कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये यूएसडीएस सिस्टम होता है। देन नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर योर एक्टिव इंटरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। ट्राई किया हूं जितना पिक्चर हो सके, जितना सिंपल हो सके उस तरीके से समझाने के लिए आपको। तो बेस्ट ऑफ लक, और मैं ये कह सकता हूं कि हैप्पी दिवाली इन एडवांस।